नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिक्टेशन लेंगे 405 शब्दों की दैनिक जागरण संपादकीय से, जिसका टॉपिक है बिखरता विपक्ष। 5 सेकंड में डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे। विपक्षी दलों की एकजुटता को जोर का जो झटका राष्ट्रपति चुनाव में लगा, उससे उबरना कितना कठिन है, इसका प्रमाण तृणमूल कांग्रेस की ओर से की गई यह घोषणा है कि वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी का समर्थन नहीं करेगी। ना तो सत्ता पक्ष के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ का और ना ही विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का। इस निर्णय को लेकर तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने यह तर्क दिया है कि अल्वा की उम्मीदवारी के मामले में उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। यह तर्क इसलिए गले नहीं उतरता क्योंकि विपक्षी नेताओं ने उनसे संपर्क संवाद करने का प्रयास किया था। ममता बनर्जी की ओर से अल्वा की उम्मीदवारी का विरोध किया जाना इसलिए आश्चर्यजनक है क्योंकि जब उन्होंने राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया था तो अन्य विपक्षी दलों ने सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इनमें कांग्रेस भी थी। यह ममता बनर्जी ही बता सकती हैं कि वह मार्गरेट अल्वा को समर्थन देने के लिए क्यों नहीं तैयार। लेकिन उनके रवैये ने फिर से यह सिद्ध किया कि विपक्ष में एकता कायम होना कठिन है। बहुत दिन नहीं हुए जब ममता बनर्जी कांग्रेस को छोड़कर अन्य विपक्षी दलों को एकजुट करने के अभियान पर निकली थीं, लेकिन इसमें वह इसलिए नाकाम रहीं क्योंकि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उनकी पहल रास नहीं आई थी। इसके बाद विपक्ष को एकजुट करने में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जुटे, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। इसके पहले कांग्रेस भी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन वह भी नाकाम ही रही। वास्तव में विपक्षी एकता में नाकामी का एक बड़ा कारण यह है कि भाजपा विरोधी दल ऐसा कोई वैकल्पिक एजेंडा नहीं पेश कर पा रहे हैं जो देश की जनता को आकर्षित कर सके। ले देकर उनके पास यही कहने को होता है कि भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाना है। ऐसी कोशिश में हर्ज नहीं, लेकिन आखिर यह भी तो बताया जाए कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के बाद विपक्षी दल किस एजेंडे पर चलेंगे। क्या उनके पास ऐसा कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम है जिस पर सभी दल एक मत हों। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उनका नेता कौन होगा। वास्तव में जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तब तक विपक्षी एकता आकार लेने वाली नहीं है। यदि विपक्षी दलों की एकता को बल नहीं मिल पा रहा है तो उनकी अपनी कमजोरी के कारण। निश्चित रूप से लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष अवश्य होता
है, लेकिन इस आवश्यकता की पूर्ति करना सत्ता पक्ष का दायित्व नहीं हो सकता। ये डिक्टेशन 5 मिनट में कंप्लीट हुआ है। 80 से 82 की स्पीड में इस डिक्टेशन को बोला गया है। अगर आप इसको अभी नहीं लिख पाए हैं एक बार में पूरा, तो इसको आप दोबारा सुनिए, फिर से लिखिए। लिखने के बाद इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद टाइप कीजिए और फिर एक बार सुन के मिलाइए। अब हम जनसत्ता का डिक्टेशन करने जा रहे हैं एडिटोरियल से। कमजोरी का अर्थ, यह शीर्षक है। 5 सेकेंड में हम डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे, जो कि 600 वर्ड से कुछ ज़्यादा है। भारतीय उद्योग संघ फिक्की ने चालू वित्त वर्ष की विकास दर के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया है। उसने यह भी कहा है कि अगर कोई अन्य व्यवधान आया तो यह दर 6.5% भी रह सकती है। हालांकि अप्रैल में फिक्की ने इस वर्ष विकास दर 7.4% रहने का अनुमान लगाया था। रिजर्व बैंक ने विकास दर के 7.2% रहने का अनुमान जताया था। फिक्की की ताज़ा अनुमान उससे कम है। रेटिंग एजेंसी मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी अनुमान दर को 7.6 से घटाकर 7.2 कर दिया है। यानी अप्रैल के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था की गति सुधरी नहीं है। नई अनुमान दरों के पीछे कुछ कारण स्पष्ट हैं, जिनमें बढ़ती महंगाई, रुपए की गिरती कीमत, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बदली वैश्विक स्थितियां, निर्यात में कमी, उपभोक्ताओं मांगों का घटना आदि प्रमुख है। सरकार दावा करते नहीं थकती कि कोरोना काल के बाद से अर्थव्यवस्था में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है और जल्दी ही यह अपने पुराने लय में लौट आएगी। मगर जिस तरह उद्योग जगत में निराशा दिखाई दे रही है, उससे स्वाभाविक ही सरकार के दावे प्रश्नांकित होते हैं। हालांकि सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए कई कड़े कदम उठाए। पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती की, बैंक दरों में बदलाव किए गए, मगर महंगाई काबू में नहीं आ पा रही। ऊपर से सरकारी खर्च में कटौती नहीं की जा रही। राजस्व घाटा पाटने के लिए नई नई वस्तुओं पर कर थोपे जा रहे हैं। कर उगाही को सरकार अर्थव्यवस्था की मजबूती के रूप में देखती है, मगर बाजार इसलिए सुस्त पड़ा है कि उससे उपभोक्ता की उत्साहजनक पहुंच नहीं हो पा रही। टिकाऊ उत्पाद का उत्पादन शिथिल पड़ा है, जिससे बड़े उद्योगों का विकास दर में अपेक्षित योगदान नहीं मिल पा रहा। विदेशी निवेश आकर्षित करने में कामयाबी नहीं मिल पा रही। उल्टे कई विदेशी कंपनियां अपने कारोबार समेटकर वापस लौट चुकी हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे विदेशी उद्यमियों ने भी बाहरी देशों का रुख किया है। इस तरह विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खाली हो रहा है। जाहिर है इन स्थितियों को देखते हुए विदेशी निवेशक
यहाँ पैसा डालने से बच रहे हैं। निर्यात की स्थिति पहले ही खराब थी, इस समय और बुरी हो गई है। रुपए की कीमत गिरने से आयात पर अधिक खर्च करना पड़ रहा है। यही वे पहलू हैं जिन्हें देखते हुए उद्योग संगठन ने विकास दर को लेकर निराशाजनक अनुमान पेश किया है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर पेश करने के बजाय आंकड़ों को छिपा या गलत ढंग से पेश करके अपनी कमियों को ढकने का प्रयास करती है। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें भारी कर छूट दी जा चुकी है, जबकि आम नागरिकों पर करों का बोझ निरंतर बढ़ा है। सरकार इस बात से अनजान नहीं है कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए रोजगार पैदा करने पड़ेंगे। इसके लिए छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना जरूरी है, मगर उसका ध्यान बड़े उद्योगों पर ही अधिक केंद्रित है। इस तरह न तो बाजार में रौनक लौटेगी और न अर्थव्यवस्था को गति मिल सकेगी। अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं पर संतुलन साधने की जरूरत है। तदर्थ उपायों से समस्या का हल संभव नहीं है। थैंक यू।